गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अपनी 6 नंबर की कविता कन्यादान। कन्यादान कहते ही हमारे ये समझ में सबसे पहले एक बात आती है शादी की, क्योंकि कन्यादान यह एक शादी में निभाई जाने वाली एक पुरानी रस्म है जो पीढ़ी जात से चली आ रही है। कन्यादान का मतलब अगर देखें तो कन्या का दान देना, और दान का मतलब है अपनी कोई चीज किसी को देना। अगर किसी को दान में देना मतलब वो दान दिया जाता है, और दान में जो चीज दी जाती है वो पराई हो जाती है। उस वस्तु पर हमारा किसी प्रकार का अधिकार नहीं होता। अगर इसी तरह से हमने अगर कन्यादान देखा तो कन्यादान का मतलब है एक कन्या को दान में देना। फिर उस कन्या जो अपनी बेटी है, जो अपनी कन्या है, उसको अगर हम किसी को दान देते हैं तो उसके ऊपर भी हमारा अधिकार नहीं रहता। ये सुनने में थोड़ा सा अटपटा रहता है, लेकिन पीढ़ीजात या रस्म शादी में निभाते हुए चले आ रहे हैं। इसीलिए कन्यादान यह कविता आज हम देखेंगे कि इस कन्यादान कविता में कवि ये ऋतुराज जो है उन्होंने किस तरह से माँ के माध्यम से स्त्री जाति को समाज में उसकी वास्तविक स्थिति समझाकर सचेत किया है। माँ का दायित्व है कि वह विवाह योग्य पुत्री को ऐसी सीख दे जिससे वह वैवाहिक जीवन के हर पहलू को समझने के योग्य हो जाए। इस प्रकार से एक कवि ऋतुराज जी ने कन्यादान इस कविता में माँ के माध्यम से बेटी को सीख भी दी है और अपना दुख भी जताया है। सबसे पहले हम देखेंगे ऋतुराज जी का परिचय। सामाजिक विषमताओं का वर्णन करने वाले कवि ऋतुराज का जन्म 1940 में राजस्थान के भरतपुर में हुआ था। उन्होंने जयपुर विश्वविद्यालय में अंग्रेजी में एमए किया था। 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन किया। इन दिनों सेवानिवृत्ति होकर वे जयपुर में रह रहे हैं। इनका अंग्रेजी और हिंदी भाषा पर समान अधिकार रहा है। उन्होंने अपने लेखन में उन लोगों के विषय में लिखा है जिन्हें समाज में कोई भी नहीं पूछता। मतलब जिन लोगों की कोई समाज कभी भी क्या चल रहा है, कैसे रह रहे हैं, इनके बारे में कभी कोई पूछता नहीं, वैसे लोगों के विषय में लिखा है। इनकी कविताओं में हमें आसपास घटित होने वाली घटनाओं और विषमताओं का ही प्रतिबिंब नजर आता है। उनकी भाषा जो है वो एकदम सरल और सहज है। उनको बहुत सारे पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। देखते हैं हम अपनी पहले नंबर का पद, जिसमें एक कवि लिखते हैं, कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाचना नहीं आता था। पाटिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रामाणिक। प्रामाणिक का मतलब है सच्चा और वास्तविक। और कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त। वक्त का मतलब है समय, और दान का मतलब है, मैंने जैसे पहले ही बोला कि दान का मतलब है अपनी कोई चीज किसी को दान में दे देना। कवि कहते हैं कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। माँ अपनी पुत्री के विवाह के समय उसके भविष्य के बारे में शिक्षा दे रही है। वह उसे केवल आदर्शवादी बहू, पत्नी, माँ तथा निरीह नारी बनने के स्थान पर यथार्थवादी मतलब वास्तविक बनने की शिक्षा देती है। बेटी का विवाह वास्तव में कन्यादान है। यह कवि कहता है कि कन्यादान करते समय उस लड़की की माँ का दुख बहुत ही वास्तविक था, बहुत ही प्रामाणिक था। क्यों? सचमुच वह बहुत ही ज्यादा दुखी थी, क्योंकि उसकी कन्या उसकी एकमात्र पूंजी थी। उसी से वह अपना सुख दुख बांट सकती थी, क्योंकि उसी के लिए उसने अपने जीवन को और उसके जीवन को गढ़ने के लिए सारी ममता शक्ति लगा दी थी। उसका कन्यादान करते समय उसका दुख गहरा होता जाता है। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी। सयानी, सयानी का मतलब है समझदार। सयानी का मतलब है समझदार। यहाँ पे कवि कहते हैं माँ के माध्यम से कि उसकी लड़की, उस माँ की लड़की अभी भोली और सरल थी। उसे दुनिया के स्वार्थी व्यवहार की समझ नहीं थी।
मतलब वो समाज में जो स्वार्थी व्यवहार करने वाले लोग होते हैं उनके साथ उनकी कभी मुलाकात नहीं हुई थी। वह एकदम सीधी सादी और सरल थी। उसे ससुराल पक्ष की कठोर कठोर सच्चाइयों का और पुरुष प्रधान समाज के बंधनों का अभी तक उसे ज्ञान नहीं था। अभी इतनी भोली और सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। उसे विवाह के सुखों का कुछ कुछ एहसास तो होता था किंतु वैवाहिक जीवन के झंझटों और दुखों का ज्ञान उसे बिल्कुल भी नहीं था। उसे केवल आभास था। आभास आभास का मतलब महसूस होता था। वह सिर्फ इतना जानती थी कि शादी करना एक अच्छी बात है, उसमें सुख ही सुख होता है, बस इतना वह जानती थी। उसे सुख में छिपे दुखों की समझ नहीं थी। उसे तो बस वैवाहिक जीवन के एक अस्पष्ट से प्रकाश का एहसास था, अर्थात उसे सुखों सुखों की एक अस्पष्ट सी कल्पना थी। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। वह तुकों और लयबद्ध पंक्ति काव्य पंक्तियों को पढ़ना जानती थी। मतलब क्या? इसका अर्थ यह है कि उसे विवाह के केवल सुरीले और मोहक पक्ष का पता था, मतलब सुख वाले पक्ष का पता था। वह काल्पनिक सुखों में जीती थी। जीवन के हल्के फुल्के सुखों को ही वह वास्तविक सुख समझती थी। वह तुकों और लयबद्ध पंक्तियों को पढ़ना जानती थी, लेकिन उस पंक्तियों में गहरा अर्थ क्या छुपा हुआ है वो उसको समझता नहीं था। क्या कहती है माँ यहाँ पे कि कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त। मतलब एक माँ है जो अपने बेटी की शादी कर रही है और उसका कन्यादान करती है, तब उसका दुख बहुत ही प्रामाणिक था, सच्चा था। वह बहुत ही ज्यादा दुखी थी क्योंकि वह लड़की उसकी एकमात्र पूंजी थी। वह समझती है, उसे पता है कि उसकी लड़की अभी तक भोली है, भाली है, सरल है, सयानी नहीं हुई है। वह केवल सुख को ही जानती है, दुख का अभी तक उसको किसी प्रकार का आभास नहीं है। सुख ही उसने देखा है लेकिन दुख के बारे में उसको अभी तक पता नहीं, क्योंकि वह दुनिया के जो पुरुष प्रधान समाज के बंधनों का उसे ज्ञान नहीं और ससुराल पक्ष की कठोर सच्चाइयों का भी उसे ज्ञान नहीं है। वैवाहिक जीवन के केवल सुखी पक्ष को वो जानती है, झंझटों और दुखों का ज्ञान उसे नहीं है। और साथ में पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, अर्थात आज जो कविता या फिर जो भी वो कविता पढ़ती थी या फिर जो भी जीवन वो जीती थी उसमें केवल उसको पढ़ना पता था, लेकिन उसका अर्थ, गहरा अर्थ क्या है उसको पता नहीं था। अर्थात वह वास्तविक सुखों में जीती थी। अपने सेकेंड नंबर का टांजा दिया हुआ है वहां पे, यहाँ पे शब्दार्थ है, यह शब्दार्थ अपने बुक में लिख लेना। आगे है, माँ ने कहा पानी में झाँक कर अपने चेहरे पर मत रिझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। क्या कहा माँ ने? माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। यहाँ पे माँ कहती है, कन्या, जो कन्या की माँ है वह कन्यादान करते हुए अपनी बेटी को सीख दे रही है। अपने बेटी को वह कहना चाहती है कि बेटी को सचेत करना चाहती है। वह कहती है कि जिस अपने इस रूप सौंदर्य का कभी भी घमंड नहीं करना। बेटी तू ससुराल में जाकर अपने सौंदर्य पर मुग्ध न रहना। दर्पण में देखकर या फिर पानी में झाँककर अपने इस चेहरे पर कभी प्रसन्न न रहना। इसका आशय यह है कि ससुराल में लोग तेरी सुंदरता की प्रशंसा करेंगे, तुम उनकी आंखों में सुंदरता को देखकर अपने आप पर मोहित न होना, वरना यही सुंदरता, यही तेरी मुग्धता तेरे बंधन का कारण बन जाएगी। सौंदर्य के जोर पर जीवन में सभी ही कुछ हासिल नहीं हो सकता, इसीलिए रूप के बुलावे में भ्रमित मत होना। साथ में माँ आगे यह भी कहती है कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। माँ ने कहा, पहली सीख माँ ने क्या दिया कि पानी में झाँककर या दर्पण में झाँककर अपने सौंदर्य पर कभी मुग्ध मत होना, क्योंकि यह मुग्धता बंधन का कारण बन जाती है। और दूसरी सीख देते हुए माँ कहती है कि आग जो है वो रोटियां सेकने के लिए होती है, जलने के लिए नहीं। यहाँ पे माँ लड़की को बताना चाहती है कि तू सावधानी से निर्वाह करना, घर गृहस्थी में काम जरूर संभालना,
किंतु किसी अत्याचार को न सहना, किसी भी अत्याचार को मत सहना, क्योंकि ये जो आग होती है वह रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। अर्थात आग में आत्महत्या करने के लिए ये नहीं है, इसमें इसका यह गलत उपयोग होता है। आग न तो जलकर मरने के लिए होती है, ये सिर्फ रोटियां सेकने के लिए होती है। इसलिए आग का सही उपयोग करना, किसी भी अत्याचार को कभी भी सहन नहीं करना। आगे फिर से माँ कहती है, वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह है। शाब्दिक भ्रम मतलब, शाब्दिक भ्रम का मतलब यह है कि अगर हम कोई भी कहानी गढ़ते हैं या कहानी कुछ बताते हैं तो वो शब्दों के द्वारा बताते हैं, और जब हम ये शब्दों के द्वारा कहानी बताते हैं तो वास्तविकता को वो अपने सामने खड़ा कर देते हैं। वास्तव में वैसा कुछ है या ना हो, लेकिन हमारे सामने जो भी बताया जाता है वह शाब्दिक भ्रम निर्माण करता है। ठीक उसी तरह से माँ अपनी बेटी को तीसरी सीख देते हुए कहती है कि वस्त्र और आभूषण जो है वह शाब्दिक भ्रमों की तरह है। तुझे जो सुंदर सुंदर वस्त्र और गहने मिलेंगे उसके छलावे में न रहना। ये बहू को घर गृहस्थी के बंधन में बांधने के मोहक अस्त्र होते हैं। जैसे शब्द जाल से वास्तविकता का भ्रम खड़ा होता है, ठीक उसी प्रकार कपड़ों और गहनों से, ये जो कपड़े हैं, ये जो गहने हैं, यह ठीक उसी तरह से भ्रम उत्पन्न कर देते हैं कि ससुराल वाले लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, वह मेरी बहुत ज्यादा परवाह करते हैं। लेकिन ये वस्त्र अपना अस्तित्व इस वस्त्रों में है और आभूषण केवल शब्दों के भ्रम है। इसके बुलावे में मत आना, इसके बुलावे में आना मूर्खता है। इसका आकर्षण स्त्री के लिए बंधन है। इसके बंधन में फंसकर अपना अस्तित्व मत भुला बैठना। आभूषण सौंदर्य वृद्धि के लिए है, बेड़ी बनाने के लिए नहीं। इसलिए वस्त्र और आभूषण में कभी भी मत फंसना, क्योंकि ये शाब्दिक भ्रमों की तरह स्त्री के जीवन में बंधन डाल देते हैं। और आखिरकार माँ अपनी बेटी से कहती है, माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसे दिखाई मत देना। अर्थात माँ ने अपनी लड़की को यहाँ पे सलाह दी है कि तू मन से लड़की की तरह भोली, सरल और निश्चल रहना, परंतु लोक व्यवहार में सावधान रहना। अपनी सरलता प्रकट न होने देना, वरना लोग मूर्ख समझकर तेरा शोषण करेंगे। अर्थात लड़कियों के सभी गुण तुझमें होने चाहिए, परंतु तू कायर और शारीरिक रूप से कमजोर मत होना। इस प्रकार से एक माँ ने अपने इस कविता में अपनी बेटी के दान में देते समय उसका प्रामाणिक दुख दिखाई दिया। ठीक उसी तरह से उस माँ को अपने बेटी की परवाह दिखाई दी, और एक माँ ने अपने बेटी को दूर रहकर भी उसको उसकी रक्षा के लिए उसको कुछ सीख दी, जिसमें माँ ने उसे पहली बार बताया, पहली सीख दी कि पानी में झांककर उस पर मत रिझना, मतलब अपने आप के सौंदर्य पर कभी मुग्ध मत रहना। रोटियां, आग जो है वो रोटियां सेकने के लिए होती है, जलने के लिए नहीं, मतलब कभी भी अत्याचार सहन न करना। और तीसरी सीख दी है कि वस्त्र और आभूषण में कभी भी मत फंसना, क्योंकि ये शाब्दिक भ्रमों की तरह भ्रम उत्पन्न करते हैं। और आखिरकार माँ ने कहा कि तो लड़की की तरह सभी गुण तेज में होने चाहिए, लेकिन कायर और शारीरिक रूप से कमजोर नहीं बनना। घरेलू जिम्मेदारियों को संभालते हुए एक गृहिणी की भूमिका निभाई जाए, किंतु अपनी सुरक्षा पर आँच न आने दे। इस प्रकार ऋतुराज जी ने एक माँ के माध्यम से ये माँ की जो वास्तविकता है, उसका प्रामाणिक दुख जो है उसको प्रकट किया है। थैंक यू।